चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए कल हम सेक्शन 96 पढ़ रहे थे और सेक्शन 96 में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि क्या होता है प्राइवेट डिफेंस, कैसे लिया जाता है प्राइवेट डिफेंस, और उससे रिलेटेड और भी कुछ कुछ चीजें मैंने आपको वहां बता दी थी। कुछ चीजें बच गई थी जो मैं अभी कवर करवाता हूँ। देखिए प्राइवेट डिफेंस पे कुछ लिमिटेशंस भी होती है। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस फॉर द पर्सन एंड द प्रॉपर्टी। आपको प्राइवेट डिफेंस दिया क्यों गया है? आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट दिया गया है इसलिए ताकि आप अपने आप को बचा सके किसी के हमले से, या आप अपनी प्रॉपर्टी को बचा सके किसी के हमले से। बट चूंकि हम एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, तो सबसे पहली जो चीज हमें याद आना चाहिए ऐसे टाइम पे, वो आना चाहिए पब्लिक अथॉरिटी जो कि हमारी सेफ्टी के लिए बनी है। यानी पहले हमें पब्लिक अथॉरिटी को अप्रोच करने की कोशिश करना चाहिए। यानी कि अगर आपके ऊपर हमला होता है या आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर हमला होता है, एप्रहेंशन ऑफ डेंजर आपको वहां पे है, बट अगर सफिशिएंट टाइम आपके पास है टू रिकोर्स टू द पब्लिक अथॉरिटीज, देन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आर नॉट अवेलेबल। यानी अगर आपके पास इतना पर्टिकुलर, इतना पर्याप्त समय है कि आप वहां पे पुलिस की हेल्प ले सकते हो, बट फिर भी आप पुलिस की हेल्प ना लेते हुए खुद प्राइवेट डिफेंस कर रहे हो, तो वो राइट जो प्राइवेट डिफेंस का है वो आप यूज नहीं कर सकते। क्योंकि ये राइट आपको यूज तब करना है जब आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प लेने का नहीं हो। दूसरी लिमिटेशन क्या है? मोर हार्म देन नेसेसरी शुड नॉट बी कॉज्ड। दूसरा जो लिमिटेशन है वो ये है कि जितना सामने वाले ने आपके ऊपर हमला किया, या जितना एप्रहेंशन ऑफ डेंजर आपको सामने वाले से है, आपको उसी प्रपोर्शन में उस पर अटैक करना है। यानी वो आप पे पत्थर से वार कर रहा था और आपने गोली से वार कर दिया, ये ज्यादा हो जाएगा। तो हार्म जो है वो प्रपोर्शन में होना चाहिए। और तीसरा जो लिमिटेशन है वो ये कि देयर मस्ट बी अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवस हर्ट, और हर्ट टू द पर्सन और डैमेज टू द प्रॉपर्टी कंसर्न्ड। आप सामने वाले पे अटैक कर रहे हो, आप प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले पे अटैक कर रहे हो, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे देखना चाहिए वो ये कि एक रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए कि आपकी डेथ हो सकती है या आपको ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। आप सामने वाले पे अटैक कब कर रहे हो, आप प्राइवेट डिफेंस कब कर रहे हो? जब आपको एप्रीहेंशन हो रहा है कि सामने वाला आपकी जान ले लेगा या सामने वाला आपको बहुत ज्यादा चोट पहुंचा देगा। और ये जो एप्रीहेंशन है, ये एप्रीहेंशन एक रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए, सेल्फ क्रिएटेड एप्रीहेंशन नहीं होना चाहिए। रीजनेबल एप्रीहेंशन का मतलब होता है कि अगर आपकी जगह कोई दूसरा इंसान भी होता, एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला जो इंसान होता है, जिस पे थोड़ा बहुत दिमाग होता है, जिसका दिमाग सही से काम कर रहा होता है, वो इंसान भी अगर वहां होता तो क्या उसे भी ये एप्रीहेंशन होता? ये चीज देखी जाती है। अगर आप सेल्फ क्रिएटेड एप्रीहेंशन करोगे, आप खुद सोच रहे हो कि नहीं ये तो मुझे मारेगा, जबकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे है ही नहीं, और फिर आपने सामने वाले पे अटैक कर दिया और कह रहे हो कि मुझे तो डर लग रहा था कि वो मुझे मारने आ रहा है। अरे सिर्फ डर लगने से कुछ नहीं होता है, द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट शुड बी रीजनेबल। ठीक है, तो ये तीन लिमिटेशंस आपको याद रखना है। उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, जो कि बहुत एग्जांपल, ये वाले जो एग्जांपल है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एक चीज होती है फ्री फाइट। फ्री फाइट का मतलब होता है कि दो पार्टियां आपस में एक दूसरे की चीजों से लड़ाई करने लग जाती है। यानी कि फ्री फाइट का मतलब एक तरह की लड़ाई होती है जिसमें कोई भी एक पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, दोनों पार्टी रिस्पॉन्सिबल होती है। आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस फ्री फाइट में अवेलेबल नहीं होता है। दो पार्टी अपनी ताकत दिखाने के लिए, आपस में लड़ाई करने के लिए आती है हथियार लेके। सपोज करो एक टीम में आप सब लोग, एक टीम में मैं, और हम देख रहे हैं कि देखते हैं किसमें कितना है दम, और लड़ाई करने आ गए। कोई डिस्प्यूट था हमारा, वो डिस्प्यूट सॉल्व करने आ गए। आप लोग भी हथियार लेके आए हो, मैं भी हथियार लेके आया हूं। अब आपने मुझ पे हथियारों से मारना चालू कर दिया, मैंने आप पे हथियारों से मारना चालू कर दिया, और बाद में हम लोग बोल रहे हैं कि हम तो प्राइवेट डिफेंस कर रहे थे एक दूसरे के साथ, अटैक तो इनने किया था, हम तो प्राइवेट डिफेंस कर रहे थे। अरे ये चीज ऑलरेडी क्लियर है कि आप दोनों ही यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को देखने आए हो, आप दोनों ही यहाँ पे एक डिस्प्यूट सेटल करने आए हो, आप दोनों ही हथियार लेके आए हो। तो यहाँ पे जो ये फाइट है ये फ्री फाइट है, और यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस का क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता है।
यहाँ पे हम दोनों ही एग्रेसर्स है। एग्रेसर्स का मतलब होता है दोनों ही एक दूसरे को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस क्लेम नहीं होता है। तो एक चीज समझ लीजिएगा, प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल इन द केस ऑफ फ्री फाइट। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज, जब कभी कोई प्राइवेट डिफेंस के राइट का एक्सरसाइज करता है, सपोज करो मैं कह रहा हूं कि मैंने इस पर्सन पे अटैक किया क्योंकि मैं तो प्राइवेट डिफेंस कर रहा था, है ना, तो ये डिसाइड करने के लिए कि एक्चुअल में एग्रेसर था कौन। एग्रेसर का मतलब होता है जो अटैक कर रहा है। एग्रेसर का मतलब वो नहीं जो प्राइवेट डिफेंस कर रहा है, समझना इस बात को। एग्रेसर मतलब जो अटैक कर रहा है, जिसके कारण आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ हो रहा है, उसको एग्रेसर बोलते हैं। तो जब भी कभी कोर्ट को ये डिसाइड करना होता है कि एक्चुअल में एग्रेसर था कौन, तो याद रखना, द नंबर ऑफ इंजुरीज इज नॉट ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी अ सेफ क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग हु द एग्रेसर वाज। मान लो कि मेरे ऊपर आपने अटैक किया और मैंने सेल्फ डिफेंस में आपके ऊपर अटैक किया। अब हमारा केस कोर्ट तक पहुंच गया। अब कल कोर्ट को ये पता लगाना है कि एक्चुअल में मैंने जो किया वो प्राइवेट डिफेंस में किया कि नहीं किया। तो मैं कोर्ट को क्या कह रहा हूं, सर देखो मेरे शरीर पे कितनी चोटें हैं, देखो मेरे शरीर पे कितनी सारी चोट लगी है, ये चोट इस चीज का प्रूफ है कि ये सामने वाला पर्सन मुझे मार रहा था। यानी कि एग्रेसर आप हो। और मैं ये चीज कोर्ट में कैसे प्रूफ कर रहा हूं, अपने शरीर के ऊपर लगी हुई इंजुरी दिखा के। तो ये चीज आपको ध्यान रहना चाहिए कि नंबर ऑफ इंजुरी कहीं ना कहीं कुछ एविडेंस क्रिएट करती है, बट ये एक सेफ एविडेंस नहीं होता है डिसाइड करने के लिए कि एग्रेसर कौन था, क्योंकि चोट तो एग्रेसर को भी लग सकती है। ठीक है, ये चीज याद रखना। उसके बाद कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर एक्यूज्ड जो कहता है कि मैंने प्राइवेट डिफेंस में किया, अगर वो नहीं भी कहे, यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को माना था कि अगर प्ली ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्यूज्ड ने नहीं रेस की है, तो भी कोर्ट केस के सर्कमस्टेंसेस को देख के, केस के एविडेंस को देख के ये प्रिज्यूम कर सकती है कि एक्यूज्ड ने जो किया वो प्राइवेट डिफेंस में किया। ठीक है, यानी एक्यूज्ड को प्राइवेट डिफेंस की प्ली रेस करना जरूरी नहीं होता है। अगर एविडेंस से कोर्ट को लगता है कि इस भाई ने प्राइवेट डिफेंस में किया है, तो कोर्ट उस चीज को कंसीडर कर लेती है खुद से, अपने इच्छा से, बिना एक्यूज्ड के कहे भी। कोर्ट समझ सकती है कि आपने जो आपने राइट है प्राइवेट डिफेंस का वो इस्तेमाल किया है। ये केस का नाम लिख दिया, वी सुब्रमण्य वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ऑल इंडिया रिपोर्ट 2005 का केस है ये। उसके बाद एक और चीज, एक सवाल और उठता है कि ये जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है, क्या आप इसको अपीलेट स्टेज पे उठा सकते हो। यानी कि जब आपका ट्रायल चल रहा था, तो ट्रायल के वक्त आपने ये कोर्ट को नहीं कहा कि मैंने प्राइवेट डिफेंस में किया, सजा हो गई आपको। अब आप अपील कर रहे हो, स्टेज ऑफ अपील पे पहुंच चुके हो, और अपीलेट स्टेज पे आप चाहते हो कि आप वहां पे ये कहो कोर्ट को कि मैंने जो किया था वो प्राइवेट डिफेंस में किया था। तो देखो, इसका आंसर है यस, इट इज परमिसिबल फॉर द एक्यूज्ड टू रेज द प्ली एट द स्टेज ऑफ अपील ऑल्सो। मतलब कि ट्रायल स्टेज पे अगर आपने नहीं भी इस प्ली को रेज किया, आपने ट्रायल स्टेज पे नहीं कहा कि मैंने प्राइवेट डिफेंस में किया, तो आप अपीलेट स्टेज पे कर सकते हो। और इसका रीजन क्या है कि इट इज अ सेटल्ड लीगल पोजीशन दैट इवन इफ द एक्यूज्ड डज नॉट प्लीड सेल्फ डिफेंस, इट इज ओपन टू कंसीडर सच प्ली इफ द सेम अराइजेस फ्रॉम द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड। सिंपल सी बात है। प्राइवेट डिफेंस को क्लेम करना कोई कंपलसरी चीज थोड़ी है। एक्यूज्ड खुद से नहीं भी क्लेम करता है, एविडेंस दिखते हैं कोर्ट को, तो कोर्ट एविडेंस के बेसिस पे खुद एज्यूम कर लेती है कि प्राइवेट डिफेंस हुआ है। अगर कोर्ट खुद एज्यूम कर सकती है, तो इसका मतलब ये कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक्यूज्ड को स्पेसिफिकली रेज करना पड़े। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि इसको अपीलेट स्टेज पे भी रेज किया जा सकता है। तो ये चीज याद रखना कि फ्री फाइट में अप्लाई नहीं होता है, अपीलेट स्टेज पे भी रेस किया जा सकता है। और नंबर ऑफ इंजुरीज इस चीज का क्राइटेरिया नहीं होती है कि मेरे को ज्यादा चोट लगी है तो सामने वाला ही एग्रेसर होगा। ठीक है, या सामने वाले को ज्यादा चोट लगी है तो मैं ही एग्रेसर होऊंगा, ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए, इतना ही बताना था सेक्शन 96 में, काफी लंबा इसको एक्सटेंड कर दिया है। अभी सेक्शन 97 पे आते हैं। सेक्शन 96 में सिर्फ इतना समझना, वहां पर सिर्फ इतना बताया गया है कि प्राइवेट डिफेंस में जो चीज की जाती है वो ऑफेंस नहीं कहलाती है। अब सेक्शन 97 क्या बोलता है? अब सेक्शन 97 बोलता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड प्रॉपर्टी। अभी सेक्शन 97 आपको एक्सप्लेन करेगा कि आप अपनी बॉडी और अपनी प्रॉपर्टी के लिए जो प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करोगे वो कैसे करोगे। ठीक है, ये आपको वो ऑफेंसेस के बारे में बताता है जहां पे आप प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर सकते हो। दिस सेक्शन स्पेसिफाइज द ऑफेंसेस अगेंस्ट विच द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन बी एक्सरसाइज्ड। ये चीज तो क्लियर है।
कि हर ऑफेंस में आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो किस किस पे कर सकते हो वो सेक्शन 97 बताता है। दूसरा, सेक्शन 99 जो आता है वो लिमिटेशंस बताता है। मतलब सेक्शन 97 में जो आपको अधिकार मिला है उसी की लिमिटेशन सेक्शन 99 में दी है। इसीलिए सेक्शन 97 और 99 को दोनों को अगर एक साथ देखा जाए तो वो कंप्लीट प्रिंसिपल ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बताते हैं। अब मैंने कंप्लीट क्यों कहा, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब आपको सेक्शन 97 में राइट मिला है तो उस राइट को एक्सरसाइज करते वक्त कुछ लिमिटेशंस भी आपके ऊपर है जो कि सेक्शन 99 में दी है, तो आपको तो राइट और लिमिटेशंस दोनों साथ साथ पढ़ना पड़ेंगे ना। दैट इज द रीजन कि सेक्शन 97 एंड 99 टुगेदर डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब आप सेक्शन 97 की बेयर रीडिंग कीजिए, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि हर व्यक्ति को अपना अधिकार है कि वो अपने आप को बचाए, लेकिन वो अधिकार उसे सेक्शन 97 की सेक्शन 99 की रेस्ट्रिक्शंस के साथ इस्तेमाल करना है। एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 99 टू डिफेंड। दो चीजें दी है इसमें कि किस किस को डिफेंड करने के लिए राइट एक्सरसाइज करना है, हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। खुद की बॉडी के लिए भी एक्सरसाइज किया जा सकता है, किसी और पर्सन की बॉडी के लिए भी किया जा सकता है। अब एक चीज समझना, प्राइवेट डिफेंस सिर्फ खुद के लिए नहीं होता है। खुद के लिए जो होता है वो तो सेल्फ डिफेंस होता है। प्राइवेट डिफेंस का मतलब होता है कि अपन किसी अपने पहचान वाले व्यक्ति को बचाने के लिए भी कर सकते हैं, किसी और व्यक्ति को बचाने के लिए भी कर सकते हैं। अगर उसके साथ ह्यूमन बॉडी वाला कोई ऑफेंस हो रहा होगा, तो जैसे मर्डर हो रहा होगा, रेप हो रहा होगा, ऐसे कोई भी ऑफेंस हो रहे होंगे तो आप उन्हें बचा सकते हो। और सेकंड थिंग, द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, और विच इज एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। एक और चीज समझो, जब आपको अपनी बॉडी को बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस करना था, तब तो आप ह्यूमन बॉडी के कोई से भी ऑफेंस पे प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते थे, क्योंकि वहां क्या लिखा है? अगेंस्ट एनी ऑफेंस। फर्स्ट वाले क्लॉज में लिखा है अगेंस्ट एनी ऑफेंस, उसको मार्क कर लेना। लेकिन जब बात प्रॉपर्टी की चलती है, प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही इंक्लूडेड है। आपकी हो या किसी और की हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही इंक्लूडेड है। लेकिन यहां पे एनी ऑफेंस की बात नहीं है, यहां पे स्पेसिफिक ऑफेंसेस के नाम दिए हैं जो आपको मार्क करना है: थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। ये चारों क्या होते हैं ये सब मैं आपको अभी बताऊंगा जब अपन इनके बारे में पढ़ेंगे स्पेसिफिक ऑफेंसेस वाले पोर्शन में, कि चोरी करना, रॉबरी करना, मिसचीफ करना, क्रिमिनल ट्रेसपास करना, प्रॉपर्टी पर घुस जाना किसी की इलीगल तरीके से, ये सब क्रिमिनल ट्रेसपास कहलाते हैं। और इन चारों ऑफेंसेस का अटेम्प्ट अगर किया है, चोरी करने की कोशिश की, रॉबरी करने की कोशिश की, मिसचीफ करने की कोशिश की, क्रिमिनल ट्रेसपास करने की कोशिश की, तो इस केसेस में आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में भी मिल जाता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे है, सेक्शन 97 कवर हो गया। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। एक लड़की थी जो कि सेक्सुअली मोलेस्ट की जा रही थी, और उसके फादर ने जब ये होते हुए देखा तो उसके फादर ने उस हमलावर के ऊपर अटैक कर दिया। हमलावर को यहाँ पे असैलेंट कहा जाता है, जो असॉल्ट करता है उसको असैलेंट बोला जाता है। ठीक है, तो वो गर्ल, शी वॉज बीइंग सेक्सुअली मोलेस्टेड, और जब उसके फादर ने ये होता हुआ देखा तो उसके फादर को बहुत गुस्सा आया और हमला करने वाले पे उन्होंने अटैक कर दिया। फादर ने उस हमलावर पे अटैक कर दिया जो कि उसकी लड़की को सेक्सुअली मोलेस्ट कर रहा था, और हमला इतना ज्यादा था कि एसेलेंट की डेथ हो गई। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि क्या यहां पे फादर ने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया या नहीं किया? तो देखिए, यहां पे एक चीज होती है कि ये भी तो हो सकता है कि वो गर्ल सेक्सुअली मोलेस्ट नहीं की जा रही हो, उसकी कंसेंट से वो हो रहा हो, ये भी तो हो सकता है। बट यहां पे एक चीज थी कि यहां पे जो गर्ल थी वो माइनर थी। अब चूंकि माइनर की कंसेंट तो कंसेंट नहीं कहलाती है, तो यहाँ पे फादर ने जो एक्ट किया है जिसके कारण सामने वाले की मृत्यु हुई है, वो प्राइवेट डिफेंस में फॉल करता है, irrespective of the fact whether the affair was with or without consent because of the girl being a minor। अब चूंकि वो गर्ल माइनर थी, वो लड़की छोटी थी, इसलिए इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो जो एक्ट हो रहा था, वो जो सेक्सुअल मोलेस्टेशन हो रहा था, वो विद कंसेंट था या विदाउट कंसेंट था।
इस चीज से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो गर्ल थी वो माइनर थी। इसीलिए यहाँ पे फादर ने जो एक्ट किया है वो एक्ट प्राइवेट डिफेंस की कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल, a man found his wife in a compromising position with a person who sprang at the husband and caused him multiple injuries, some of them grievous। एक आदमी था, उसने अपनी वाइफ को किसी दूसरे पर्सन के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लिया। ठीक है, कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन का मतलब आप लोग समझ सकते हो कि कोई ऐसी पोजीशन या कोई ऐसी सिचुएशन जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक मैन ने अपनी वाइफ को किसी और पर्सन के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लिया, और जब ये मैन ने देखा, ये मैन जो था अपना जिसने देखा वो हस्बैंड हुआ। ठीक है, जब उसने अपनी वाइफ को किसी और पर्सन के साथ देखा तो वो जो पर्सन था, दूसरा वाला पर्सन, हस्बैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे वाले पर्सन की बात कर रहा हूँ, उसने हस्बैंड को देख के हस्बैंड पे हमला कर दिया और हस्बैंड को बहुत सारी चोट भी पहुंचा दी। और कुछ चोट जो हस्बैंड को पहुंची थी वो बहुत ग्रीवियस नेचर की थी। अब चूंकि हस्बैंड ने ऑलरेडी देखा कि उसकी वाइफ किसी और के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में है और ऊपर से वो व्यक्ति हस्बैंड पे हमला भी करता है, तो हस्बैंड ने भी उस व्यक्ति पे हमला कर दिया, और हमला इतना ज्यादा था कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई ऑन द स्पॉट। हस्बैंड ने क्लेम किया कि मैंने तो प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया है, बट सामने वाला प्रोसिक्यूशन कह रहा था कि ये प्राइवेट डिफेंस नहीं है क्योंकि आपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड कर दिया है। सामने वाला आप पे सिर्फ हमला कर रहा था, आपने उसको जान से मार दिया, यानी प्रपोर्शन आपका सही नहीं था। बट कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि हस्बैंड ने अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सीड नहीं किया है और उसको तो एक्विटल मिलना ही चाहिए, उसको तो प्राइवेट डिफेंस का फायदा मिलना ही चाहिए। क्योंकि पहली चीज तो ये कि उसने जो देखा वाइफ को अपने साथ किसी और के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में, चलो वहां तक भी ठीक था, बट उसके बाद वो पर्सन उस पर हमला भी करता है, और हमला भी ऐसा कि उसमें से कुछ चोट जो है वो ग्रीवियस हर्ट वाले भी होते हैं। यानी अगर वो चुपचाप मार खा रहा होता तो हो सकता था कि हस्बैंड की मृत्यु हो जाती। तो यहाँ पे उसको एप्रीहेंशन ऑफ डेथ हो रहा था या एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट हो रहा था, इसलिए उसने अटैक किया, एंड दस ही हैज नॉट एक्सीडेड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। उसके बाद जो और केस लॉ इसमें दिए हैं वो केस लॉ आप, मैं जब आपको नोट्स भेजूंगा तो उसमें से पढ़ लेना। अभी के लिए इतना काफी। सेक्शन 98 पे आते हैं। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे आपको यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस मिल रहा है प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में और बॉडी के रिस्पेक्ट में। बॉडी के रिस्पेक्ट में मिलता है हर तरह के ऑफेंस पे, और प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में मिलता है स्पेसिफिक ऑफेंस, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास। चलिए, फिर से वही चीज कि राइट ऑफ डिफेंस को प्लीड करने की जरूरत नहीं है। अगर प्लीड कर लोगे तो वेल एंड गुड, अगर प्लीड नहीं भी करोगे तो कोर्ट सर्कमस्टेंस के बेसिस पे आपको दिलवा सकती है। चलिए, उसके बाद सेक्शन 98 क्या कहता है? सेक्शन 98 कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। सवाल ये उठता है कि जो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है, क्या वो आपको किसी पागल व्यक्ति के अगेंस्ट में मिलता है? कोई पागल व्यक्ति आप पे हमला कर देता है, क्योंकि वो व्यक्ति तो पागल है, वो इंटेंशनली तो आप पे हमला कर नहीं रहा है, पर कर देता है, तो क्या आप उस पागल व्यक्ति के ऊपर भी अपना सेल्फ डिफेंस, अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो? क्या आप उसको भी मार सकते हो? क्या आप उसको भी चोट पहुंचा सकते हो? तो सेक्शन 98 जो है वो सिर्फ ये बताने के लिए आता है कि भाई जो आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट होता है वो आपको किसी अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के अगेंस्ट भी मिलता है। यानी कोई पागल व्यक्ति भी आप पे हमला करेगा तो आप उस पे हमला कर सकते हो, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है कि चूंकि वो व्यक्ति पागल है तो आप उसे अपने आप को मारने दो कि भाई मार ले, तू तो पागल है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। नहीं, सेक्शन 98 सिर्फ ये बताने के लिए आता है कि जो पागल व्यक्ति है वो भी आप पे हमला करता है तो आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट रहेगा। इसमें लिखा है, when an act which would otherwise be certain offense is not that offense by reason of the youth, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind or the intoxication of the person। इसके अंदर हर चीज इंक्लूडेड है, समझना। इसके अंदर वो बच्चा यूथ है, अभी यंग है, वो भी इंक्लूडेड है, उसमें सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं है, वो पर्सन भी इंक्लूडेड है, अनसाउंड माइंड का है वो भी इंक्लूडेड है, और इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में है यानी कि नशे में है वो भी इंक्लूडेड है। यानी ये चारों लोग भी अगर आप पे हमला करते हैं तो आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे ये चारों तो बच जाएंगे, ये सब तो नशे में है। कोई बात नहीं, वो बचे नहीं बचे बात की बात, आप उन पर अटैक कर सकते हो प्राइवेट डिफेंस में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अगर ये सेक्शन नहीं होता तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की तो पूरी वैल्यू ही खत्म हो जाती।
क्यों वैल्यू खत्म हो जाती? क्योंकि पागल आदमी आके आपको मार देता, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो उसके ऊपर प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर नहीं सकते। तो इसलिए इसकी वैल्यू खत्म ना हो जाए, एंड दैट इज व्हाई दिस सेक्शन, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हैव बीन एक्सटेंडेड टू द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड आल्सो। ठीक है, चलिए ये सेक्शन 98 कंप्लीट हुआ। अब बात करता हूं सेक्शन 99 की। अब सेक्शन 99 क्या बताता है? ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूं कि सेक्शन 99 जो है वो लिमिटेशंस बताता है। तो एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मैंने आपको जब सेक्शन 97 पढ़ाया तो आई टोल्ड यू दैट सेक्शन 97 एंड 99 टुगेदर, दे टुगेदर डिस्क्राइब द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंप्लीटली। क्योंकि 97 में राइट दिया था, 99 में उसकी लिमिटेशन दी है। अब लिमिटेशन को ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर लिमिटेशन के बाहर निकल के आपने कर दिया तो आपको प्राइवेट डिफेंस का फायदा नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो पहली चीज, दिस सेक्शन इंडिकेट द लिमिट्स विद इन विच द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुड बी एक्सरसाइज्ड। अब इसकी बात करते हैं फर्स्ट क्लॉज की। फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है? चलिए फर्स्ट क्लॉज के पहले एक चीज देख लेते हैं। में लिखा है कि देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट which does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under color of his office, though that act may not be strictly justifiable by law. अभी देखो यहां पे कुछ नए वर्ड्स आपको दिखाई दिए। एक वर्ड दिखाई दिया आपको, कॉलर ऑफ ऑफिस। कॉलर ऑफ ऑफिस का मतलब क्या होता है? कलर ऑफ ऑफिस। देखिए कलर ऑफ ऑफिस और इसको कलर ऑफ ड्यूटी भी कहा जाता है। ये क्या होता है? ये होता है आपकी एक ऐसी पोजीशन जिसके मदद से आप कोई एक्ट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक पब्लिक सर्वेंट, उसका कलर ऑफ ऑफिस उसको ये चीज करने का बोलता है कि वो पब्लिक के लिए कुछ काम कर सकता है, यानी गवर्नमेंट ने उसको ये अथॉरिटी दे रखी। तो ये जो फर्स्ट क्लॉज था इस एक्ट का, इसने क्या बोला इस सेक्शन का, कि आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? जब कोई पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में अपनी पावर का यूज करता है। ठीक है, जब कोई पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में अपनी पावर का यूज करता है, चाहे भले ही वो पावर जस्टिफिएबल बाय लॉ नहीं हो। जस्टिफिएबल बाय लॉ का मतलब कि चाहे भले ही वो पावर का वो मिसयूज कर रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक पुलिस वाला आपके घर में आता है तो वो वारंट लेके चेकिंग करने आता है। ठीक है, अब चूंकि पुलिस वाला वारंट लेके आपका घर चेक करने आ रहा है तो हम कहेंगे कि वो गुड फेथ में काम कर रहा है। ठीक है, वो गुड फेथ में काम कर रहा है, वो पुलिस वाला है और वो अपना वारंट लेके आया है आपके यहाँ पे चेकिंग करने के लिए। और जब वो चेकिंग करने आपके घर में आया है तो वो कोई ऐसा एक्ट तो कर नहीं रहा है जिसके कारण आपको एप्रीहेंशन ऑफ डेथ हो या एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट हो। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बट सिर्फ आपने पुलिस वाले को अपने घर में चेकिंग ना करने देने के उद्देश्य से उसके ऊपर प्राइवेट डिफेंस का राइट इस्तेमाल कर लिया, आपने अटैक कर दिया उस पर। आप गलत कर रहे हो, आपको प्राइवेट डिफेंस मिलेगा ही नहीं इस केस में। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पहली चीज वो एक पब्लिक सर्वेंट है, बट ये काफी नहीं है। दूसरी चीज वो गुड फेथ में आपके घर में चेकिंग कर रहा है। तीसरी चीज वो अपने कलर ऑफ ऑफिस के कारण काम कर रहा है। चौथी चीज जो वो कर रहा है उसके कारण आपको कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट तो हो नहीं रहा है। चारों ही चीजें नहीं हो रही है तो आप प्राइवेट डिफेंस क्यों एक्सरसाइज करोगे? ठीक है, ये जो केस था इसमें वो वारंट लेके चेकिंग कर रहा था, बट मैं तो कहता हूं वो बिना वारंट के चेकिंग करने घुस गया आपके घर में। वो बिना वारंट के घुस गया। अब एक चीज समझो, अगर वो बिना वारंट के भी घुसा है तो भी आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। रिमेनिंग ऑल द सर्कमस्टेंसेस सेम एज प्रीवियस। जो मैंने आपको सर्कमस्टेंस बताए थे वो सारे के सारे रहने दो, यानी गुड फेथ में करने दो, कलर ऑफ ऑफिस के कारण करने दो, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ नहीं हो रहा है, बट सिर्फ एक गलती है कि वो बिना वारंट के करने आ गया। तो सवाल मेरा ये है कि अगर वो बिना वारंट के चेकिंग करने आ गया तो क्या सिर्फ इतने से ग्राउंड पे आप उसके ऊपर प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो? तो इसका आंसर है नो। आप अभी भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्लॉज में क्लियरली लिखा है कि दो अ पर्टिकुलर एक्ट बीइंग डन बाय हिम मे नॉट बी जस्टिफिएबल बाय लॉ। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो एक्ट कर रहा है वो जस्टिफिएबल बाय लॉ हो। अगर मान लो जस्टिफिएबल बाय लॉ नहीं भी है तो भी अगर वो गुड फेथ में कर रहा है
कलर ऑफ ऑफिस पे कर रहा है, आपको एप्रहेंशन ऑफ डेथ नहीं है, तो आप अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप ये नहीं देखेंगे कि वो जो काम कर रहा है वो जस्टिफिएबल बाय लॉ है कि नहीं है, इसको देख के आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज मत करना। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्लॉज क्या लिखा है, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt if done or attempted to be done by the direction of a public servant acting in good faith under his color of office। फिर से एक और चीज बताता हूं मैं आपको, अभी जो इसका दूसरा क्लॉज है, वो दूसरा क्लॉज पूरे फर्स्ट क्लॉज के जैसा है, एकदम 100% सेम टू सेम। बस फर्क इतना है कि फर्स्ट क्लॉज में जो एक्ट कर रहा था आपके घर में चेकिंग करने की, वो कौन कर रहा था, पब्लिक सर्वेंट, और सेकंड क्लॉज में वो पब्लिक सर्वेंट खुद नहीं कर रहा है, कोई और पर्सन कर रहा है, बट अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। मतलब पब्लिक सर्वेंट खुद नहीं कर रहा है, बट पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पे कोई और पर्सन कर रहा है, तो उस केस में भी आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा, जब तक सामने वाला आपको एप्रहेंशन ऑफ डेथ या एप्रहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट ना कर दे। ठीक है, चीज समझ में आई। फर्स्ट क्लॉज में पब्लिक सर्वेंट की बात थी, सेकंड क्लॉज में पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पे किसी नॉर्मल पर्सन की बात थी। ठीक है, थर्ड क्लॉज पे आ जाओ, there is no right of private defense in cases in which there is time to have recourse to the protection of public authorities। ये चीज तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बहुत सिंपल सी चीज है कि आपके ऊपर अगर कोई हमला होता है, आपके ऊपर अगर कोई हमला होता है, तो जो पहली चीज आपको दिमाग में आना चाहिए वो ये कि पुलिस की मदद लो, पब्लिक अथॉरिटी की मदद लो, क्योंकि वो आपके फायदे के लिए बनी होती है। तो अगर आपके पास वहां पे इतना पर्याप्त टाइम होता है कि आप पब्लिक अथॉरिटी की प्रोटेक्शन ले सकते थे, बट आपने नहीं ली, तो आप प्राइवेट डिफेंस को लीगली एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अगर आप उस केस में प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते भी हो, जब आपके पास प्रॉपर टाइम होता है पुलिस को बुलाने का, फिर भी आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हो, तो आपका जो प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया है आपने, वो इलीगल होता है। चलिए, ये भी हो गया। उसके बाद फोर्थ क्लॉज, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस extends to the inflicting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense। बार बार हमें चीज पढ़ रहे थे कि प्राइवेट डिफेंस जो है, आप सामने वाले को उतना ही पहुंचाना चोट जितना उसने आपको पहुंचाया है, आप उतना ही प्रपोर्शन में उस पर हमला करना जितना वो आपको एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर दे रहा है। बट यहाँ पे यही चीज मैंने लिखी हुई दिखा दी आपको सेक्शन 99 में, अभी तक हम सिर्फ पढ़ रहे थे, अब इसको लिखा हुआ देख लो। द राइट इज रेस्ट्रिक्टेड टू नॉट इन्फ्लिक्टिंग मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। आपको अपने डिफेंस के लिए जितने हार्म की जरूरत है, बस उतना ही हार्म सामने वाले को करना, उससे ज्यादा मत करना। यानी वो पत्थर का जवाब ईंट से मत देना। ठीक है, पत्थर का जवाब पत्थर से ही देना, ये वो वाली चीज बताता है आपको। ठीक है, चलिए, ये सिर्फ मैंने ऐसे ही बोला था, आप इसको सीरियसली मत लेना, क्योंकि कल मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का एक केस बताया था जिसमें मैंने ये क्लियर कर दिया था कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हम वहां पे कैलकुलेशन करने बैठे कि इसने इतना सेंटीमीटर हमला किया, मैं भी इतना ही करूंगा। ये हार्ड एंड फास्ट जैकेट रूल, गोल्डन जैकेट रूल नहीं है। बस इतना है कि इतना ज्यादा मत कर देना जो देखते से ही मालूम पड़े कि यार सामने वाला तो आपको बस ऐसे ही कर रहा था, आपने तो बहुत ही ज्यादा कर दिया है ना, इतना ज्यादा मत कर देना बस। ये सेक्शन 99 था। ठीक है, बट उसके बाद एक और चीज, यहां पे दो एक्सप्लेनेशन भी दिए। आप देखिए सेक्शन 99 जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, कोई मुझे बताएगा कि व्हाट वाज द लिमिटेशन इन द फर्स्ट क्लॉज? फर्स्ट क्लॉज की क्या लिमिटेशन थी इसके अंदर, क्या था फर्स्ट क्लॉज इसका? कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? So if an act is done under the direction of a public servant first during clause. his service time, direction of public servant was the second clause. First was that the public servant is doing the act. ठीक है, डायरेक्शन में काम कोई और करेगा वो तो सेकंड क्लॉज था। देखिए मैंने लिखा भी है, दैट वाज द सेकंड क्लॉज, नोट्स में भी लिखा है, ये रहा। द फर्स्ट क्लॉज वाज कि पब्लिक सर्वेंट खुद कर रहा है, इन व्हिच द पब्लिक सर्वेंट इज एक्टिंग इन गुड फेथ। ठीक है, तो यहां पे आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो सामने वाला एक आदमी जो है, सामने वाला इंसान जो है वो पब्लिक सर्वेंट है। बट क्या होगा अगर
आपको पता ही ना हो कि वो पब्लिक सर्वेंट है। क्या होगा अगर आपको पता ही ना हो कि वो पब्लिक सर्वेंट है? अब चूंकि वो पब्लिक सर्वेंट है इसलिए वो तो आपके घर में घुस सकता है चेकिंग करने के लिए, बट अगर कोई आम आदमी आपके घर में चेकिंग करने घुस जाएगा तो उस पर तो आप अटैक कर सकते हो ना, कि तू कौन है, कैसे है, अंदर क्यों आया। तो अगर हमें पता ही ना हो कि सामने वाला व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है, या वी डोंट हैव द रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन इज अ पब्लिक सर्वेंट, और तो हमने हमला कर दिया, तो हमने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, तो हमने कुछ गलत नहीं किया। यानी यहाँ पे ये चीज है कि पब्लिक सर्वेंट अगर अपने घर में आता है तो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन साथ में लेके आए, प्रॉपर ड्रेस अपनी पहन के आए अगर कुछ ड्रेस है तो, और अगर ड्रेस भी नहीं है, आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है, तो एटलीस्ट वो हमें आके इस चीज का प्रूफ दिखाए कि ही इज अ पब्लिक सर्वेंट। सर हेलो। हाँ हाँ बोलिए। सर ये तो पब्लिक सर्वेंट की जिम्मेवारी है ना, क्योंकि इसमें लिखा है एक्टिंग इन गुड फेथ, तो वो ड्यू केयर और प्रॉपर क्या बोलते हैं उसे, अटेंशन लेके वो काम करेगा। हाँ एग्जैक्टली exactly. ये उसकी ड्यूटी है कि वो हमें इस चीज का रीजन दे कि हम बिलीव कर लें कि वो पब्लिक सर्वेंट है। क्योंकि अगर हमारे पास ये बिलीव करने का रीजन नहीं होगा कि वो पब्लिक सर्वेंट है और हम उस पर अटैक कर देंगे, तो फिर हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। समझे? क्योंकि गुड फेथ में जी एक्ट करने का मतलब यही है कि प्रॉपर रीजन वो हमें देगा कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूं भैया, मुझे पहचान लो। या तो वो अपना आइडेंटिफिकेशन दिखा देगा, या फिर वो अपनी ड्रेस दिखा देगा, या फिर अपना आईडी कार्ड दिखा देगा। फिर भी वो तीनों ही चीजें नहीं कर रहा है, घुसे जा रहा है घर के अंदर, हम पूछ रहे हैं आप कौन हो तो बता भी नहीं रहा है कौन है, तो मार दो भाई उसको, फिर पहुंचा दो, लाठी निकाल के मार दो एक डंडा। फिर बाद में अगर वो बोले कि मैं तो पब्लिक सर्वेंट था, मुझ पर हमला क्यों किया, तो आप बोल देना कि बताया क्यों नहीं पहले, जब पूछ रहे थे तब बता नहीं रहा था। तो इसमें आप कुछ गलत नहीं करोगे। और दूसरी चीज कि अगर डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट पे कोई काम करने आया है आपके घर में, जिसमें हम सेकंड क्लॉज की बात करते हैं कि पब्लिक सर्वेंट ने किसी पर्सन को बुलाया कि इनके घर की तलाशी लो, तो वो पर्सन आपके घर में आया। अब चूंकि वो पर्सन खुद तो पब्लिक सर्वेंट है नहीं, वो खुद तो पब्लिक सर्वेंट है नहीं, तो हो सकता है उसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन ना हो, बट वो पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पे काम कर रहा है ना, वो पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पे काम कर रहा है। अब अगर वो पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पे काम कर रहा है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पब्लिक सर्वेंट ने उसको अथॉरिटी दी है, और वो रिटर्न अथॉरिटी होगी, क्योंकि एम्प्लॉइड अथॉरिटी तो चलती नहीं है यहाँ पे, वो रिटर्न अथॉरिटी होगी। तो पब्लिक सर्वेंट ने जो उसको रिटर्न अथॉरिटी दी है वो उसको दिखाए, हमें दिखाए कि देखो मेरे पास अथॉरिटी है आपका घर चेक करने की। बट अगर वो भी नहीं दिखाता है, वो भी नहीं बताता है कि मैं पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पे काम कर रहा हूं, तो हम उस पर भी अटैक कर सकते हैं। मतलब इन दोनों ही क्लॉज में एक चीज कॉमन है कि अगर हम इस चीज को बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं कि सामने वाला पब्लिक सर्वेंट है या पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पे काम कर रहा है, या हमारे पास इस चीज को बिलीव करने का रीजन अवेलेबल नहीं है कि जो व्यक्ति हमारे घर में चेकिंग कर रहा है ही इज अ पब्लिक सर्वेंट और ही इज एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, तो हम अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये चीज हमें समझना चाहिए। अगर वो डायरेक्शन पे काम करने आया है तो रिटर्न अथॉरिटी लेके आया होगा, उसे वो रिटर्न अथॉरिटी हमें दिखाना पड़ेगी, तो हम बिलीव करेंगे कि हाँ ये पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 99। लिमिटेशंस भी हमने पढ़ ली प्राइवेट डिफेंस की। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 100 पे। अब सेक्शन 100 जो है वो और भी इंटरेस्टिंग है। अब इंटरेस्टिंग क्यों है बताता हूं मैं। देखो ये चीज समझना कि जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है आपका, बहुत ही अच्छा राइट है, और ये राइट आप इस हद तक लेके जा सकते हो कि आप सामने वाले की जान ले लो। लिमिटेशन तो है इस पे सेक्शन 99 के अंदर, बट लिमिटेशंस इस टाइप की नहीं है कि मृत्यु मत करना, हाथ पैर मत तोड़ना। वो लिमिटेशन तो बस ये बताती है कि प्राइवेट डिफेंस कब मत करना, बट प्राइवेट डिफेंस कितना करना कितना मत करना ये तो बताया ही नहीं। ये अब बताएंगे सेक्शन 100 में और सेक्शन 101 में। सेक्शन 100 कहता है कि आप प्राइवेट डिफेंस में किसी व्यक्ति की जान कब ले सकते हो। यानी प्राइवेट डिफेंस में आपने सामने वाले को मौत के घाट उतार दिया, आपने उसकी जान ले ली, तो क्या हर प्राइवेट डिफेंस में आप सामने वाले की जान ले सकते हो?
या कुछ ऐसे हीनियस ऑफेंस होते हैं जिसमें आप सामने वाले की जान ले सकते हो, और बाकी सब में जान नहीं ले सकते, भले ही ग्रीवियस हर्ट कर दो पर जान मत लेना। तो देखो सेक्शन 100 में ऐसे 7 ऑफेंसेस के बारे में एक्सप्लेन किया है जहां पे आप प्राइवेट डिफेंस पे सामने वाले की जान ले सकते हो। एक ऐसा हमला जिससे आपको लगे कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो आप उस हमलावर की जान ले सकते हो। यानी अगर सामने वाला आपको एप्रहेंशन ऑफ डेथ दे रहा है तो आप उसकी जान ले सकते हो। सामने वाला अगर आप पे हमला कर रहा है और आपको उस हमले से ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो आप सामने वाले की जान ले सकते हो। यानी एक तो हुआ असॉल्ट विथ रीजनेबल एप्रहेंशन ऑफ डेथ, असॉल्ट विथ रीजनेबल एप्रहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट। सामने वाला आप पे अटैक कर रहा है, असॉल्ट मतलब होता है हमला। आप इस चीज को समझना, असॉल्ट का मतलब क्या होता है, हमला होता है। अगर सामने वाला आप पे हमला कर रहा है और आपको लग रहा है कि उस हमले से आपको ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, तो आप सामने वाले पे प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करके उसकी मृत्यु कर सकते हो। बट एकदम से मृत्यु मत कर देना कि अभी तो वो आप पे अटैक करने आया ही है और आपने सीधे मृत्यु कर दी। थोड़ा रुकना, थोड़ा देखना कि वो आप पे सच में आपकी मृत्यु करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। जैसे ही आपको लगे कि हाँ करना चाहता है, गन वन निकाले अपने अंदर से, तो ऐसे ही आप उसको मार देना। ठीक है। और भी कुछ ऑफेंसेस जो मैं आपको बताता हूँ, पहले आप सब लोग रीजॉइन कर लो। ठीक है, रीजॉइन करो फिर बताता हूँ।